गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आप सभी को 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान समय बड़ा संकट का समय है। पिछले 100-200 वर्ष में ऐसी आपदा नहीं देखी गई जैसी इस समय हम देख रहे हैं। लेकिन इससे हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज शुरू हुई है वो अंत होगी। हर रात का एक सवेरा होता है। आपकी बोर्ड परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, जो आपके भविष्य के लिए एक नींव का काम करेंगी। और इसलिए आपको अपनी परीक्षाओं के लिए खास तौर से ये जो समय मिला है, परीक्षाएं थोड़ा सा आगे बढ़ा दी गई हैं, इसे आप अपने लिए सकारात्मक लीजिए और इस समय का सदुपयोग परीक्षा की तैयारी हेतु कीजिए। चूंकि पूरे वर्ष भर आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है, सभी पाठों का पुनरावर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं आप मन में अगर किसी प्रकार की कोई शंका रह गई होगी तो वो शंका इस लेक्चर के बाद दूर हो जाएगी। प्रश्न पत्र कैसे लिखा जाए, क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को प्रश्न पत्र में आपके आंसर सीट में कैसे उतारा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे छात्र को एक अच्छा एडिटर होना चाहिए। कितना ज्ञान उसके पास है, उसमें से कितना वो अपनी उत्तर पुस्तिका पर देगा, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोविड की इस सिचुएशन में आपकी शिक्षा तो हुई है, लेकिन लेखन अभ्यास आपका अधूरा रह गया है। अगर आपने घर पर कितना लेखन किया है, इसलिए अभी जो वक्त है उसमें आप जरूर लिखने का अभ्यास शुरू कीजिए। सरकार ने आपको आधे घंटा का और वक्त दिया है, तो पेपर पूर्ण होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा विषय पर चलते हैं। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपका कुछ पोर्शन इस वर्ष के लिए कम किया गया है और आप सबके पास उसकी लिस्ट अवश्य होगी। जिनके पास नहीं होगी, मैं अभी ये फुल हिंदी के लिए बता रहा हूं, संपूर्ण हिंदी के लिए 80 मार्क्स के लिए। तो आप पहली इकाई में दूसरा पाठ, पांचवा पाठ, सातवां पाठ और फिर 11वां, और दूसरी इकाई में तीसरा और 8वां पाठ, ये जो है आपको इस वर्ष के लिए परीक्षा के लिए नहीं रखे गए हैं। इनको निकाल करके अब हम चर्चा करेंगे कि आपको किस तरीके से पेपर आएगा और कैसा पेपर लिखना है। क्योंकि 9वीं में भी आपने खाली फर्स्ट टर्म का पेपर लिखा और उसके बाद सेकेंड टर्म का एग्जाम नहीं हुआ। यद्यपि 10वीं में आपको 2 प्रीलिम की प्रैक्टिस दी गई है और दोनों ही बोर्ड पैटर्न पर हैं, फिर भी कुछ शंकाएं मन में बन रही होंगी, तो इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। आप नोटबुक पेन लेकर के बैठिए और जो चीजें बताई जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें लगे, इनमें से आप उनको नोट्स लेते जाइए। तो संपूर्ण हिंदी का पेपर आपका 100 अंक का होगा। इसमें से 20 अंक विद्यालय की तरफ से इंटरनल के रूप में जाएगा, जो हम लोग देंगे, और 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। इन 80 अंकों में आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है, ये 3 हिस्सों में विभाजित है, 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा है उसका प्रोज यानी गद्य का,
गद्य के ऊपर आपको 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पद्य है यानी कविता, उस पर 12 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा है पूरक पठन रैपिड रीडर, इसके ऊपर 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स आपका लिटरेचर सेक्शन हो जाता है। अब जो व्याकरण सेक्शन है वो भी आपका, व्याकरण विभाग भी 40 मार्क्स का है। इस 40 मार्क्स में से जो भाषा अध्ययन है, जिसमें आपको एक एक मार्क्स के 14 प्रश्न आते हैं, और ये पूरे के पूरे अगर करेक्ट हो तो गणित के जैसे 14 में 14 अंक मिलते हैं। और दूसरा रचना विभाग होता है जो 26 मार्क्स यानी 26 मार्क्स का होगा। यहाँ उपयोजित लेखन है, ये इसमें पत्र लेखन इत्यादि वगैरह होते हैं, और बढ़िया से लिखेंगे तो इसमें भी आपको 23, 24, 25 मार्क्स तक आसानी से मिल जाते हैं। पेपर लिखते समय ध्यान रखिएगा कि ये कृति पत्रिका है। कृति पत्रिका बेस्ड यानी पैराग्राफ दिया जाता है। पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके उसमें से प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं, और आकृति दी होगी। जो पैराग्राफ होता है उसमें आकृति बेस्ड प्रश्न है, तो आपको आकृतियां बनाना जरूरी है। जिस तरह की आकृति देकर के प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल उसी तरह की आकृति में आपको उत्तर लिखना है। लेकिन इसके लिए आपको पेंसिल या किसी प्रकार की दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। उसी पेन से जिससे आप लिख रहे हैं, उसी से आपको वो आकृति बना देनी। इसके लिए आकृति बना करके उत्तर मत लिखिए, पहले उत्तर लिख दीजिए और बाद में उसको आकृति में डाल दीजिए। तो पहला जो प्रश्न होता है आपका, ये गद्य पर आधारित होता है, यानी प्रोज सेक्शन पर। इसमें आपको 8-8 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे। इन 8 मार्क्सों में जो प्रश्न डिवाइड होगा, यानी बाइफरकेशन इसका 2-2 के 4 प्रश्न। पहला 2 मार्क्स आपको उस पैराग्राफ के ऊपर विकल्प वाले प्रश्न होंगे, छोटे छोटे, एक एक घटक, यानी उसमें 4 चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आधा मार्क्स के लिए 2 हो जाएंगी। सेंटेंस के आधार पर अगर पूछा गया होगा तो 2 सेंटेंस में उत्तर होगा, उसके एक एक मार्क्स हो जाएंगे। यानी पहला प्रश्न जो होगा उसमें 2 मार्क्स का। दूसरा प्रश्न जो होगा यह भी आकलन कृति है, यानी उसी पैसेज के आधार पर होगा। सत्य असत्य हो सकता है, जोड़े मिलाओ हो सकता है, उसी पैसेज में से किसने किससे कहा हो सकता है, या कारण बताओ कारण लिखो, ऐसा प्रश्न हो सकता है, पर होगा पैसेज बेस। इसके भी 2 मार्क्स होंगे। तीसरा प्रश्न जो शब्द संपदा पर आधारित होगा, इसमें शब्द संपदा के अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। इसके लिए आपको शब्द संपदा में क्या क्या पूछा जाता है, शब्दार्थ है, पर्यायवाची है, विलोम है या कृदंत है। तो शब्द संपदा में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसके पेज नंबर 99 को रेफर करना है। पेज नंबर 99 पे दिया गया है कि शब्द संपदा के अंतर्गत कितनी चीजें पूछी जा सकती है। इसमें लिंग, वचन, विलोम, पर्यायवाची, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समोच्चारित मराठी हिंदी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, उपसर्ग प्रत्यय पहचानना, अलग करना, कृदंत तद्धित बनाना या मूल शब्द को अलग करना,
इस तरीके की इतनी चीजों में से कोई भी चीजें ये शब्द संपदा के अंतर्गत पूछी जा सकती है। अब इनमें से हमने सब चीजें सिखाई हैं आपको, पर इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट कहीं पर भी होगा तो आप उसे चैट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका उत्तर आपको अवश्य भेजेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा प्रश्न होगा। और चौथा प्रश्न जो होता है यह स्वमत होता है, यानी आपका विचार 25 से 30 शब्दों में। ये आपने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है, आप हिंदी बोलते हो, तो जो भी विषय पूछा जाता है उस विषय के ऊपर 25 से 30 शब्द का मतलब है कि 5-6 लाइन में अपने उत्तर लिख दीजिए। बहुत बड़ा उत्तर लिखने, कहानी पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रश्न छूट जाएगा, दूसरे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो गद्य आधारित ये पहला प्रश्न है, और ऐसा ही एक पैसेज दूसरा गद्य का होगा, जिसमें 2-2 के 4 प्रश्न होंगे, 8 मार्क्स का। तो 8-8 16 मार्क्स के 2 पैसेज, ये सीन पैसेज होंगे, यानी आपके पढ़े हुए होंगे। इसका तीसरा प्रश्न जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, ये अपठित गद्यांश होता है, यानी अनसीन पैसेज है। ये आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन पैसेज को पढ़ करके पहला प्रश्न 2 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें आपको विकल्प वहीं से खोजना होगा, उस पैराग्राफ में दिया होगा उत्तर उसका, और अगर 2 बार पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर मालूम पड़ जाएगा। इसमें शब्द संपदा वगैरह नहीं पूछी जाती है। दूसरा प्रश्न डायरेक्ट स्वमत हो जाएगा। यह स्वमत भी आपको उस विषय से संबंधित होगा, या विषय से हटकर होगा, या किसी सामाजिक समस्या को लेकर होगा। आप 10वीं तक जब हिंदी पढ़े हुए हैं तो अपेक्षा की जाती है कि आप इसके ऊपर स्वयं 25 से 30 शब्दों का 5 से 6 लाइन का उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। तो ये पहला सेक्शन है, गद्य सेक्शन 20 मार्क का। अब दूसरा सेक्शन पद्य होता है, कविताओं पर आधारित। ये 12 मार्क्स हैं, और इसमें 6-6 मार्क्स के 2 कविताओं के पैसेज दिए जाते हैं। इन 6 मार्क्स में पहला प्रश्न यहां पर भी आकलन का है, आकृतियां दी होंगी, और उन आकृतियों में आपको अपना उत्तर भरना होगा। आकृतियां पेन से ही निकालिए, किसी प्रकार के पेंसिल यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न शब्द संपदा पर होगा, जिसमें मैंने बताया कि वो जो वहां दिया गया है पेज नंबर 99 पर, अनेकार्थी, शब्दयुग्म, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित इत्यादि चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इनके रिवीजन की आपको लगातार जरूरत है, आप रिवीजन करते रहिएगा। और अंतिम में इसमें कविताओं में सरल अर्थ पूछा जाता है, यानी जो कविता दी गई है उसी कविता की कुछ पंक्तियां या सभी पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। तो कविता पढ़ते समय आपने उसको समझा है, पढ़ने के बाद भी उनका अर्थ समझा है, इसलिए अपने शब्दों में उस कविता का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द 4-5 लाइन में लिखना है। यहां ये ध्यान रखिएगा कि जो 2 पैसेज आने वाले हैं कविताओं के, उसमें एक पैसेज मध्यकालीन कविताओं से जरूर होगा। अब मध्यकालीन कविताएं कौन सी हैं? जो अवधी या ब्रज भाषा में, इनको मेडिवल पोएट्री कहा जाता है। तो इनको अगर देखेंगे कि इसमें से मध्यकालीन कविताएं हैं कौन सी, तो आपको वर्षा ही जलद मिल जाएगा। दूसरे टर्म में जो है, दूसरी इकाई में वर्षा ही जलद जो गोस्वामी तुलसीदास का है, और पहले इसमें आपको
मीराबाई जी का गिरधर नागर कविता मिल जाएगी। तो दोनों में से कोई ना कोई एक कविता अवश्य आएगी, इसलिए इसको आप बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। तीसरा प्रश्न जो है साहित्य में, ये पूरक पठन पर आता है, यानी जो रैपिड रीडर हैं। अब रैपिड रीडर भी आपका दो तरीके का है, एक गद्य है और दूसरा पद्य है, यानी कविताएं भी हैं जैसे हाइकू है, और उधर बूढ़ी काकी है, तो बूढ़ी काकी कहानी है, और हाइकू जो है मन, ये कविता है। तो एक पैसेज कविता पर होगा और एक पैसेज जो है वो प्रोज पर होगा। यह प्रोज जो है 80 से 100 शब्दों का होगा। इसमें दो तरीके के प्रश्न होंगे। पहला आकलन कृति 2 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 घटक वाले प्रश्न दिए जाएंगे, 4 विकल्प वाले आकृतियों में, और उन आकृतियों में आपको अपने उत्तर भरने हैं। और दूसरा प्रश्न जो होगा वह 25 से 30 शब्दों का अभिव्यक्ति के लिए होगा, स्व अभिव्यक्ति। यहां पर भी स्व अभिव्यक्ति के प्रश्न पाठ से संबंधित हो सकते हैं, कुछ उन पाठों से जुड़े हुए मूल्यों पर हो सकते हैं। जैसे बूढ़ी काकी है तो हमें बड़े बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके के विषय दे करके, या बढ़ते हुए वृद्धाश्रमों का क्या कारण है, वृद्धाश्रम आजकल बढ़ रहे हैं, इनके लिए कौन दोषी है, ऐसे विषय भी दिए जा सकते हैं। या बुजुर्गों की दयनीय हालत, ऐसे विषय दिए जा सकते हैं। तो है वो कहानी के आधार पर, आपने कहानी समझ ली है तो उनका उत्तर लिखना कठिन नहीं है। ऐसे ही कविताओं के ऊपर भी पहला घटक जो होगा वो पहला प्रश्न 2 मार्क्स के लिए 4 विकल्प, या कोई आवश्यक नहीं कि 4 विकल्प वाले ही दिए जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 वाक्य वाले प्रश्न हो, तो उनमें जो है 1-1 मार्क्स का वो हो सकता है, लेकिन अगर विकल्प होंगे छोटे छोटे तो वह 4 दिए जाएंगे। और अभिव्यक्ति होगी, स्व अभिव्यक्ति होगी। आपको गलतियों से सीखना होगा। फिलहाल समस्या ये है कि आपकी गलतियां सुधारने का वक्त मिला नहीं है, यानी आपने जो लिखा वो पेपर चेक होकर के आप तक पहुंचा नहीं। हम गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से सीखना चाहिए। करे गलती पे जो गलती, उसे शैतान कहते हैं। करे जो गलती और ना माने, उसे हैवान कहते हैं। करे जो ना कभी गलती, उसे भगवान कहते हैं। गलती कर सुधर जाए, उसे इंसान कहते हैं। तो गलतियां करना हम सबका, मनुष्य हैं हम, तो गलतियां होंगी ही होंगी, लेकिन उन गलतियों से सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से बुलंदी पर पहुंचने से, सफलता चूमने से कोई रोक नहीं सकता है। और यह मैं कह रहा हूं आगे के घटक के लिए, क्योंकि ये जो साहित्य वाला हिस्सा है, लिटरेचर पार्ट है, इसमें तो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि ये 14 मार्क्स का जो व्याकरण, जहां एकदम परफेक्ट गणित के जैसे मार्क्स मिलने चाहिए, यहां पर जब बच्चों के मार्क्स कटते हैं, जाते हैं, तो हमें वहां तकलीफ होती है। यहां नहीं कटना चाहिए। यहां क्या गलतियां होती हैं, जैसे इसमें ध्यान से देखते जाइए। 14 मार्क्स का प्रश्न है। पहला प्रश्न होता है कि शब्द भेद पहचानिए, 1 मार्क्स के लिए है। जो शब्द दिया गया है, केवल आपको ये देखना है कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों में से क्या है। आपको इनका भेद नहीं जानना है,
अगर वह शब्द संज्ञा है तो जस्ट खाली लिख क्वेश्चन नंबर डालिए और लिख दीजिए संज्ञा। विशेषण है तो विशेषण, सर्वनाम है तो सर्वनाम, और अगर क्रिया है तो क्रिया। यही 4 शब्द भेद में से पूछा जाता है। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहले उसका भेद लिखने चले जाते हैं, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक। अच्छा, गड़बड़ क्या करते हैं, वो है विशेषण और उसमें लिख रहे हैं व्यक्तिवाचक। तो एक तो जिसकी जरूरत नहीं है वो लिख रहे हो और दूसरा गलत लिख रहे हो, तो एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका मिल जाता है। ऐसे में एग्जामिनर वहां पर आपका हाफ मार्क्स काट देता है या 0 भी कर देता है कई बार कि भाई विशेषण दिया है और आप व्यक्तिवाचक लिख रहे हैं। वहां कोई जरूरत नहीं है, केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से कोई एक वहां लिखना है। दूसरा प्रश्न है, 2 अव्यय शब्दों में से किसी का वाक्य में प्रयोग करना। यहां 2 अव्यय दिए जाते हैं, तो दोनों अव्यय का आप एक एक वाक्य बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो अव्यय कौन सा है। अगर विस्मयादि बोधक अव्यय है तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना जरूरी है, विस्मय बोधक चिन्ह वहां लगाना जरूरी है। और अगर वह योजक चिन्ह वाला है, अगर समुच्चय बोधक है, तो आपको 2 अलग अलग वाक्य बनाना है। यह ध्यान रखिए, समुच्चय बोधक का मतलब है कि 2 वाक्यों को आप जोड़ेंगे उससे। क्रिया विशेषण है तो वो क्रिया की विशेषता बताने वाला होना चाहिए, वैसा प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्हें ध्यान में रखते हुए दोनों अव्यय का प्रयोग 2 वाक्य कर दीजिए। अगर एक आध गलत हुआ तो कम से कम दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है संधि। यहां बॉक्स बना करके दिया जाता है, 2 प्रश्न आते हैं। एक में शब्द का विच्छेद करना होता है और उसका भेद पूछा जाता है, दूसरे में विच्छेद करके दिया होता है, संधि करनी होती है और उसका भेद पूछा जाता है। तो आप दोनों को अगर विच्छेद करें या दूसरा वाला करें, संधि वाला करें, दोनों अटेम्प्ट कर लीजिए। व्याकरण में कोशिश कीजिए कि आप पूरा कर दीजिए, तो जो गलतियां होंगी वह अगर गलत भी होंगे तो उसकी जगह पर सही वाले को ले लिया जाएगा। अच्छा, संधि में एक तो आप देख लीजिए कि कहीं अगर विसर्ग लगा हो, कोई भी विसर्ग वाली संधि दी गई है तो वो विसर्ग संधि है, वो तो हमें पहले ही पता हो जाना चाहिए। बाकी स्वर और व्यंजन की पहचान वाला आपको कराया गया है, उस नियम को जरा देख लीजिए, ध्यान में बिठा लीजिए। आपको कोई विच्छेद करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी और पहचानने में भी गड़बड़ नहीं होगी। सही पहचान लेंगे तो कम से कम आधा मार्क्स मिल जाएगा आपको। चौथा प्रश्न सहायक क्रियाओं पर होता है, बड़ा आसान है लेकिन इसमें भी मार्क्स मिलते नहीं है। 2 वाक्य दिए गए होते हैं, दोनों वाक्य में सहायक क्रिया का मतलब है अंतिम क्रिया जो होती वो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखना होता है। जैसे वह घर चला गया, अब यहां चला गया 2 वर्ब आई है, तो मैं बता रहा हूं कि अंतिम वर्ब जो होती है वही सहायक क्रिया होती। तो चला गया में अंतिम वर्ब है गया, गया लिख दीजिए और ब्रैकेट में इसका मूल रूप है जाना। हर क्रिया का मूल रूप लिखना है आपको, और मूल रूप लिखते समय उसमें ना जुड़ जाता है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ना, चढ़ना, लिखना, कूदना, ये सब उसके मूल रूप हैं। बिना मूल रूप लिखे हुए हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। अगर पहचानने पर हाफ है और आधा अंक जो होता है मूल रूप लिखने पर होता है। 5वां है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम और द्वितीय रूप बनाना। तो प्रथम और द्वितीय रूप बनाने में आना और वाना जोड़ा जाता है, यह आपको सिखाया गया है। आना और वाना, यानी प्रथम रूप है तो आना जोड़ेंगे, जैसे पढ़ना, पढ़ाना,
तो आना जुड़ा, पढ़वाना, वाना जुड़ गया। तो प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दोनों जिस तरीके के वो बॉक्स बनाकर दिया होता है, आप उसी हिसाब से उसको लिख दीजिए और दोनों लिखिए, ताकि कोई गलती होने पर आपकी सुधार हो सके, उसका लाभ आपको मिल सके। अगला प्रश्न मुहावरे का आता है। मुहावरे में आपको दो तरीके से दिया जाता है। एक तो होता है कि ब्रैकेट में मुहावरा दिया होता है और नीचे वाक्य दिया होता है, उस वाक्य में वाक्यांश को पहचान कर उसकी जगह पर मुहावरा लाना होता है, और ये काफी आसान होता है क्योंकि बड़ी इजीली आप समझ जाते हैं कि कौन सा मुहावरा वहां प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब मुहावरा जो दिया होता है वह मूल क्रिया के साथ दिया होता है। जैसे 9 2 11 होना ऊपर दिया गया है और नीचे वाक्य दिया है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। अब आपको समझ में आ रहा है, भाग गया की जगह पर 9 2 11 लगाना है। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 होना। अब ये मुहावरा पूर्ण नहीं हुआ, यहां पर आधे मार्क्स ही मिलेंगे। 9 2 11 हो गया, आपको उसको क्रिया में लाना है, आपको मूल क्रिया वहां नहीं लिखनी है। तो हर मुहावरे को आपको क्रिया में परिवर्तित करके अंतिम हिस्सा जो है वो लिखना आवश्यक है। आप चाहो तो दूसरा जो मुहावरा होता है जिसमें अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है, वो भी कर सकते हो, क्योंकि एक एक मार्क्स का है और समय बहुत होता है, ये टाइम काफी समय रहता है। तो आप चाहो तो वो भी मुहावरा प्रयोग कर सकते हो कि अगर यहां गलती हुई, इसमें वाले में चांस ये होता है, जो वाक्यांश वाले में, कि आप सही मुहावरा ही ना पहचान पाए, कि जो वाक्यांश आप प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए ऊपर ब्रैकेट में से गलत मुहावरे का चयन कर लिया तो 0 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए दोनों अगर लिख देंगे तो बेहतर होगा। कारक पहचानना, 8 कारक के भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ वाला, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो इन्हीं कारकों को पहचानना होता है। जो वाक्य दिया जाता है उसमें कोई एक ही कारक होता है ज्यादातर। अगर 2 दिया गया है तो दोनों पहचान लीजिए। पहले उस कारक को लिखिए और उसके सामने डैश करके वहां पे कारक का सही भेद लिखिए। यहां पर इन प्रश्नों को कॉपी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक बार प्रश्न लिखिए फिर उत्तर लिखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधा सही प्रश्न नंबर डाल करके और प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए। जब इसे शुरू कीजिए तो पूरा 14 मार्क्स एक साथ सॉल्व कीजिए। प्लीज प्रश्नों को इधर उधर मत करना। जो भी प्रश्न ऑर्डर में लिखो या बिना ऑर्डर के लिखो, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर में लिखो। आप विभाग 4 से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन विभाग 4 शुरू कर रहे हो तो पूरा विभाग 4 अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि विभाग 4 के 3 प्रश्न लिख दिए और फिर सडनली गद्य पैसेज शुरू कर दिया, तो उसके बाद प्रोज शुरू, कविता शुरू कर दिया, फिर अचानक एक उपयोजित लेखन लिख दिया। ऐसा मत करना। आप जिससे भी चाहो प्रश्न की शुरुआत करो, पूरक पठन से करो, पद्य से करो, गद्य से करो, उपयोजित से करो, लेकिन जो शुरू करो उसको अंत तक पहुंचाओ। ये बहुत आवश्यक है। उस हिस्से को पूरा एक साथ लिखो, वरना मार्किंग में एग्जामिनर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए वो नहीं रह जाती है। फिर विराम चिन्हों का प्रयोग। एक वाक्य जो दिया होगा उसमें 2 विराम चिन्ह की गलती होगी। आधा आधा अंक दोनों के लिए होता है, तो कोशिश करना फाइंड आउट करने। और कौन से विराम चिन्ह ज्यादातर पूछे जाते हैं? एक पूर्ण विराम का होगा, प्रश्नवाचक होगा, कॉमा लगाना होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। यही 3-4, बहुत ज्यादा, या कई बार योजक वाला भी आ जाता है। वहां
अब चूंकि शब्द युग्म आप पहचानना सीख गए हो, शब्द युग्म जहां पर हाइफन लगे हुए शब्द होते हैं, जो शब्द एक साथ आते हैं, साथ साथ, अलग अलग, ऊपर नीचे, भला बुरा, तो ऐसे शब्दों में हमें पता है कि वहां हाइफन होना चाहिए। तो कई बार विराम चिन्हों में यह भी पूछ लिया जाता है, आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, 3 में से 2 वाक्यों का काल पहचानना, काल परिवर्तन करना। तो यहां 3 सेंटेंस दिए होते हैं और 3 में से 2 का 2 मार्क्स के लिए पहचानना हो, परिवर्तन करना होता है। आप तीनों का कर दीजिए और परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखिए कि जैसे अपूर्ण वर्तमान काल बना रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है अपूर्ण वर्तमान काल यानी रहा, रही, रहे से एंड होगा सेंटेंस। लास्ट में जो है आता है उस पर डॉट लगाना, यानी अगर वाक्य प्लूरल में है तो आपको प्लूरल अपूर्ण वर्तमान काल बनाते समय जैसे दिया गया था कि बच्चे खेलते हैं, अब इसे अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है तो बच्चे खेल रहे हैं, है पे डॉट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं डॉट लगाना और उसको एक वचन में ही रह देते हैं। तो वो भी परिवर्तन करते समय जरूर देखिए। जो काल परिवर्तन के नियम हैं उनको ध्यान में बिठा लीजिए। 7 ही काल आपको बदलने हैं, 3 वर्तमान में, 3 भूत में और 1 भविष्य काल का, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्रिया का अंत गागी गे से होता है। पढ़ेगा, पढ़ेगी, सोएगा, खाएगा, जाएगा, रहेगा। कुछ बच्चे पढ़ने वाला है, वह काम करने वाला है, इस तरीके के वाक्य बना देते हैं। उनको लगता है कि हम तो ये आगे की बात कर रहे हैं। वह कहानी सुनने वाला है, वह दिल्ली जाने वाला है। तो सुनने में ऐसा ये लग रहा है कि आगे की बात की जा रही है, पर लेकिन यह है लग जाने पर यह वाक्य वर्तमान काल का ही रह जाता है। इसलिए भविष्य काल बनाते समय एक ही भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल, तो आप उसमें हमेशा गागी गे से एंड करिए, होगा, होगी, जाऊंगा, जाएंगे इत्यादि शब्दों का प्रयोग कीजिए। अगला है वाक्य भेद। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य भेद में एक होगा रचना के आधार पर वाक्य का भेद। अब ये रचना के आधार पर केवल 3 तरीके का भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। सरल वाक्य आप देख लीजिए कि अगर वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, यानी सब्जेक्ट एक है, क्रिया एक है, तो निश्चित रूप से सरल वाक्य हो गए। लेकिन अगर 2 वाक्य हैं और उनको किसी योजक से जोड़ा गया है, कोई समुच्चय बोधक अव्यय उसमें लगा हुआ है, तो फिर वो संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा। अब संयुक्त वाक्य होने के लिए क्या जरूरी है? संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य पूर्ण वाक्य होते हैं। दोनों वाक्यों को अलग कर देने पर वह अर्थ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। राम गांव गया और बीमार पड़ गया। अब ये 2 अलग अलग वाक्य हैं, राम गांव गया, राम बीमार पड़ गया। अब इसमें अर्थ के लिए एक दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं है। लेकिन जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। जब वर्षा होगी ये बता रहा है कि वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी। तो ये एक वाक्य अगर हम रख दें, जब वर्षा होगी, अब दूसरा है तब फसल अच्छी होगी, इन दोनों वाक्यों में कोई भी वाक्य पढ़ो तो लग रहा है अधूरापन उसमें
और एक वाक्य जुड़ना चाहिए। तो ये वाक्य मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों में आप देख लेना कि अगर किसी वाक्य को छोटा की से जोड़ा गया है, क्योंकि, ये दो ध्यान से, कि, क्योंकि, जब तब, जैसा वैसा, जिसने उसने, यदि तो, इन कंजंक्शंस का उपयोग किया जाता है। जबकि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और, तथा, किंतु, परंतु, पर, बल्कि, लेकिन, इसलिए, इस तरीके के कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ये पहचानना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको पहचान करके ही लिखना है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो उसका है कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के कई भेद हैं। विधानार्थक है, प्रश्नार्थक है, संदेहार्थक है, विस्मयार्थक है, तो नकारात्मक है या निषेधार्थक जिसको कहते हैं। तो इसमें जो वाक्य दिया गया है, उसी वाक्य को अगर निषेधार्थक है तो निगेटिव करना है। अक्सर तो देखा जाता है कि निगेटिव करते समय वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे वाक्य दिए होते हैं जिसमें आप ना नहीं किसी तरह से प्रयोग कीजिए। अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो प्रश्नार्थक सर्वनाम जो हैं, क्या, कौन, कहां, कैसे, इनका प्रयोग करते हुए आप उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए। विस्मयार्थक करना है तो कुछ न कुछ विस्मय वाले अव्यय लगेंगे, वहां पर प्रयोग किए जाएंगे, और विस्मयार्थक का चिन्ह होना जरूरी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना जरूरी। विधानार्थक करते समय अगर वो प्रश्नार्थक है या नकारात्मक है तो उसके उस नकारात्मक भाव को निकालना है, यानी ना नहीं को निकाल करके विधानार्थक कर देना है। आप इसको थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। आपको शीट दी गई थी, वर्कशीट करवाई गई है इसके ऊपर, एक दो बार इनका रिवीजन कीजिए और फिर बड़ी आसानी से आपको 1 अंक इसका मिल जाएगा। अंतिम 2 मार्क का प्रश्न है, वो आता है शुद्ध करो। इसमें जो वाक्य दिया गया होता है, इसमें कई गलतियां होती हैं, लेकिन एक वाक्य में 2 गलती होती, पर गलतियां किस तरह की होती हैं? कभी शब्दों की वर्तनी गलत होती, यानी स्पेलिंग गलत होती है, कभी गलत कारक का प्रयोग होता है, कभी लिंग वचन की गलतियां होती हैं। इन्हें आपको समझ करके ही लिखना होगा, और ये बहुत कठिन नहीं है। 5-6 शब्दों का वाक्य होता है। आप पहले उन शब्दों को देख लीजिए कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वह शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है कि नहीं, और उसके बाद में फिर आप उनके कारक या वचन, लिंग, इन पर ध्यान दीजिए। एक वाक्य में 2 गलतियां होंगी, इनका आपको ध्यान रखना है। 2 गलतियां मिल गई तो फिर आगे बढ़ जाइए। इस तरह से यह 2 वाक्य शुद्ध करना, 2 वाक्य जो है आप पूर्ण करेंगे। इस तरह से 14 अंक पूरे के पूरे आपको मिलने चाहिए, और मिल सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से पत्थर उछालो। थोड़ी जो आपके पास में अभी समय मिला है, जिसे मैंने कहा कि ये गोल्डन पीरियड टाइम आपको मिल रहा है, इसका उपयोग कीजिए। और जो आपके पास में वर्कबुक है नवनीत की या दूसरी कोई भी, उनके पेपर्स में, उनके चैप्टर्स के बाद में ये बहुत सारे वाक्य शुद्ध करो, व्याकरण के पाठ दिए गए हैं। इनको आप बैठ करके प्रैक्टिस करते रहिए। अभ्यास के साथ में कुछ भी संभव है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल उसी के लिए है जो अभ्यास नहीं करता है, कठिन उसी के लिए होता है जो अभ्यास नहीं करता है। इम्पॉसिबल शब्द जैसा कोई शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई इम्पॉसिबल। केवल आप प्रयास करके देखिए।
एक प्रयास। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर 1000 बार असफल होते हो, एक बार ट्राई करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। यानी इतनी और इससे ज्यादा सकारात्मक बातें क्या हो सकती हैं। इन्हीं प्रयासों के साथ आप बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। ग्रामर के 14 अंक आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अब 5वां विभाग जो बड़ा महत्वपूर्ण है, यह है रचना विभाग। यहां पर आपकी भाषा का टैलेंट देखा जाता है। ये जो आपने अब तक 10वीं तक, तीसरी चौथी से या पहले क्लास से जो हिंदी आपने सीखी है, तो भाषा का उपयोजन करना आपको कितना आया है, उसका एप्लीकेशन आपके पास कितना है, ये यहां पर देखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न 2 हिस्से में विभाजित है। पहले प्रश्न में 5 का आ होता है, वो पत्र लेखन होता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र दिए जाते हैं। 5 मार्क्स इसके लिए होता है, और जो विषय आपको समझ में आए उस पर पत्र लिखिए। अब औपचारिक पत्र पहले मैं थोड़ा चर्चा कर लूं। औपचारिक पत्र लिखते समय सब कुछ बाईं तरफ होगा, जिसमें आपको सबसे पहले केवल डेट लिखना है, तारीख लिखनी है। 18 अप्रैल 2021 जैसे आज की तारीख। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके सेवा में लिखकर उस विषय, उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना है जिसको आप पत्र लिख रहे हो। स्वास्थ्य अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, मुख्यमंत्री, जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, उनका पूर्ण एड्रेस वहां आएगा 4 लाइन में। और वह एड्रेस पूर्ण होने के बाद वहां पर उस व्यक्ति का ईमेल आएगा, ऑफिशियल ईमेल। ध्यान रखिए, यहां पे एड्रेस के साथ जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका ईमेल होगा। फिर एक लाइन छोड़कर विषय होगा। उसके बाद मान्यवर महोदय लिख करके आप 3 पैराग्राफ में पत्र को समाप्त करेंगे। एक बार पत्र समाप्त हो गया तो एक लाइन छोड़ करके सधन्यवाद लिखा जाएगा। फिर एक लाइन छोड़कर भवदीय या भवदीया, बॉयज लिखेंगे भवदीय और गर्ल्स लिखेंगी भवदीया, कॉमा लगाकर नीचे आपका नाम आएगा, यानी जो पत्र में नाम दिया गया है, जो एड्रेस दिया गया है, वो नाम और पूरा एड्रेस नीचे कॉपी होगा, और एड्रेस के बाद आपका ईमेल वहां आ जाएगा लिखने वाले का। तो पत्र में 2 जगह ईमेल, एक जगह पाने वाले का और एक जगह लिखने वाले का ईमेल लिखा जाना है। फिर भी कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में आप इसे लिख करके स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, जो मुझे देने में बड़ी खुशी होगी। अब अनौपचारिक पत्र में भी देख लीजिए, वहां पर भी सेम स्टेप्स हैं। मार्क्स दोनों के लिए 5 हैं, इसलिए स्टेप्स भी बिल्कुल सेम है। एक्सक्यूज मी। हाँ, यहां पर भी जब अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, सबसे पहले डेट लिखी जाएगी, और डेट के नीचे जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आएगा। मामा, नाना, चाचा, भाई, दादा, काका, मित्र, जिसको भी लिख रहे हैं उसका ईमेल, यानी 2 लाइन हो गई। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके संबोधन और अभिवादन आएगा, सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं। बड़े को लिख रहे हो तो पूज्य या आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम।
छोटे को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, शुभ आशीर्वाद। मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। और उसके बाद 3 पैराग्राफ में आप अपनी बात कहेंगे। तीनों पैराग्राफ खत्म होने के बाद नीचे स्वनिर्देश आप लिखोगे, जिस तरीके का ऊपर संबोधन है। बड़ों के लिए है तो आपका, फिर वो रिश्ता, बेटा, नाती, पोता, भांजा, कॉमा, पूरा नाम, और उसके नीचे आपका पूरा एड्रेस जो पत्र में दिया गया है। नाम और एड्रेस अपना खुद का लिखने की कोशिश मत करना, जो पत्र में दिया है वही लिखना, वरना 0 मिलेगा। और वहां पर अंत में आपका ईमेल, यानी जो लिख रहा है उसका ईमेल एड्रेस आएगा। इस तरह से पत्र लेखन करने पर आपको 5 में से 5 भी या 4 तो निश्चित रूप से मिलेंगे, 4 मार्क्स। कई बार 5 भी मिलते हैं अगर स्पेलिंग गलतियां ना हो, आपने सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, बढ़िया हैंड राइटिंग लिखी है, साफ सुथरा लिखा है, तो एग्जामिनर 5 में 5 भी देता है। इसका दूसरा प्रश्न होता है गद्य आकलन, यानी एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज के ऊपर आपको 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। प्रश्न तैयार करने के लिए कैसे भी प्रश्न तैयार ना किए जाएं। प्रश्न तैयार करने के लिए आपको जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं उनसे प्रश्न तैयार करना चाहिए। एक वाक्य के प्रश्न होने चाहिए, कौन, किसने, कब। अब अगर वो पैसेज में समय पूछ दिया गया है, कुछ वर्ष दिया गया है, तो कब लिख से प्रश्न बनाना चाहिए। कोई काम किसी और के द्वारा किया गया, किसने होना चाहिए। स्वयं हो तो कौन कर रहा है। तो क्या इस तरीके के सर्वनामों का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करने चाहिए। 4 प्रश्न हैं, आप 5-6 प्रश्न बना दीजिए, ताकि कोई एक आध गलत हो तो आपको 4 के 4 मार्क्स इसमें पूरी तरह से मिल जाएं। इस तरह से ये 5 और 4 9 मार्क्स जो है पहला सेक्शन है 5वें प्रश्न का। अब दूसरा प्रश्न है 5A। इसमें वृतांत लेखन होता है अथवा कहानी लेखन होता है। वृतांत लेखन है रिपोर्ट राइटिंग, किसी घटना की रिपोर्टिंग करना। अब अगर आपको रिपोर्टिंग में शौक है, जहां पर घटनाओं का सही तरीके से उल्लेख होना चाहिए, रिपोर्ट छोटी होती है, बहुत बड़ी रिपोर्टिंग नहीं होती है, समय का, घटना का, स्थान का, किसके द्वारा की जा रही रिपोर्टिंग, इन सब चीजों का क्लियरली वहां पर मेंशन किया जाना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। और इस वृतांत लेखन के ऑप्शन में कहानी लेखन है। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वृतांत की जगह कहानी लेखन कीजिए। कारण है, कहानी लेखन में 1 मार्क्स तो शीर्षक पर मिल जाता है, अगर आपने कहानी को सही टॉपिक दे दिया। बाकी के जो बचे 4 मार्क्स हैं, यद्यपि सीख के लिए कोई मार्क्स अलग से नहीं है, लेकिन अगर बच्चे ने सीख भी लिख दी है अलग करके कि इस कहानी से क्या सीख मिल रही है, तो एग्जामिनर उस पर भी इंप्रेस होता है। और 3 मार्क्स बॉडी पर जो है, 4 मार्क्स, उसमें कहानी को भी 1 मार्क्स दे करके 3 मार्क्स में बॉडी, तो बड़े आसानी से आपको 4 मार्क्स तक इसमें भी 5 मार्क्स भी मिल जाते हैं। कहानी कम से कम 2 पैराग्राफ में होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कहानी होती है उसका 2 हिस्सा होता ही है। पहले में एक हिस्सा और दूसरा उसके आधार पर कुछ घटना घटित होती है, वो बताया जाता है। तो वहां से पैराग्राफ अवश्य चेंज होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 1.5 पेज तक एक ही पैराग्राफ पे कहते हुए चले जाते हैं, और इतना लंबा नहीं कहना है, क्योंकि कहानी 70 से 80 शब्दों में कहना है। शुरू में मैंने कहा कि स्टूडेंट को बढ़िया एडिटर होना चाहिए, तो आपको एडिट करने आना चाहिए। उतने ही पॉइंट रखें, जो वहां पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं को इलेबरेट करते हुए, विस्तारित करते हुए अपनी बात को संक्षेप में कहना चाहिए। इसमें फायदा क्या होगा? स्पेलिंग कम गलत होंगी। जितना ज्यादा आप लिखते हो उतना ज्यादा गलतियां होंगी। फिर जितना ज्यादा लिखा है
हैंडराइटिंग साफ सुथरी नहीं होगी तो पढ़ेगा कौन? पहले तो जरूरत है कि बढ़िया साफ सुथरी हैंडराइटिंग, लिखावट हो, क्योंकि उसके ऊपर भले ही अलग से कोई मार्क्स ना हो, लेकिन हर एग्जामिनर कहीं ना कहीं इंप्रेस होता है। तो जहां आपको वो 2 मार्क्स देना चाहता है, 2.5 देना चाहता है, वहां 3 देगा, 3.5 देगा, 4 देगा। लिखावट पर जरूर ध्यान दें। वैसे भी खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है, ऐसा गांधी जी ने कहा। और ये मेरा भी मानना है कि आपकी लिखावट आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। भविष्य में चल करके आपको कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े अपने लेखन के लिए, इसलिए अभी अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं आप। बाद में टूटे घड़े के ऊपर गला नहीं जोड़ा जा सकता है। बाद में लिखावट सुधरती नहीं है। और जिंदगी भर अगर डॉक्टर की हैंडराइटिंग आप लिखते रहे तो जहां पर भी होंगे वो कोई कहे भले ना, लेकिन लिखावट देखकर जब वो व्यंग्यात्मक रूप में मुस्कुराएगा तो आपके बदन में आग लगेगी। इसलिए अपनी लिखावट को अभी से ध्यान रखिए, इसके हर जगह फायदे हैं। तो मैं कहूंगा कि आप लोग कहानी लेखन अटेम्प्ट कीजिए। पहले उसको शीर्षक दे दीजिएगा। कहानी के पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि इसका क्या टॉपिक हो सकता है। फिर 2 पैराग्राफ में कहानी कह दीजिए और अंत में उसके लिए एक सीख लिख दीजिए। लाइन छोड़कर सीख अलग लिखनी चाहिए। कई बार बच्चे जो शीर्षक लिखते हैं वही सीख लिखते हैं। जैसे ऊपर लिख दिया लालच बुरी बला है, नीचे भी लिख दिया लालच बुरी बला है सीख। नहीं, अगर आपने ऊपर लिखा लालच बुरी बला, शीर्षक दिया, तो नीचे लिखिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब 5वें का दूसरा प्रश्न जो है यह है विज्ञापन लेखन। 50 से 60 शब्दों में किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करना होता है, वहां दिया होता है। इसमें ध्यान रखिए कि हम किसी के प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। हम किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई चीज का विज्ञापन वहां नहीं कर रहे हैं। उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको कहा गया है कि कोई दंत मंजन आपकी कंपनी ने तैयार किया, उसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। आप कोलगेट लिखते हो, पतंजलि का दंत कांति लिखते हो, इसके ऊपर नहीं मिलेगा मार्क्स। आप अपना कोई नाम दीजिए, बिल्कुल मौलिक प्रोडक्ट बनाइए और उसकी विशेषताएं बनाइए। ये चीजें बताइए कि आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदा जाए, दूसरों से वो कैसे अलग है। जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा विज्ञापन, और विज्ञापन के ये 5 मार्क्स पाने के लिए आपको चाहिए, घर में इस समय फुर्सत में बैठे हो, रोज न्यूज़पेपर आता होगा, समाचार पत्र पलटिए, देखिए उसमें कितने विज्ञापन बने होते हैं चीजों के। उन विज्ञापनों को 2 दिन 3 दिन ऑब्जर्व कर लीजिए और आप पाएंगे कि आप बढ़िया विज्ञापन बना लेंगे। देखिए कि वहां पर उन्हीं चीजों का तो विज्ञापन है। कभी तेल का विज्ञापन है, कभी कोई खाने वाली चीजों का है, कभी किसी दवा का विज्ञापन है, कभी किसी घर का विज्ञापन है। तो इनको देख करके आपको भी विज्ञापन बनाने की, और ये भविष्य के लिए बहुत बढ़िया एक साइड व्यापार है आपका। अगर आप जॉब में होते हुए भी क्रिएटिव हैं तो ऐसे विज्ञापन अगर 2-4 चीजों को बना दिए और चल गया, आप लाखों रुपए इससे कमा सकते हैं। आज एक एक वाक्य के लिए ये दिल मांगे मोर क्रिएटिव वाक्य हो जाते हैं जो चल निकलते हैं, लेकिन उनके लिए जो बनाया है उसका घर भर गया है। और अंतिम प्रश्न फुल हिंदी के लिए होता है, यह 5वां प्रश्न जिसमें निबंध लेखन है। यहाँ 3 विषय दिए जाते हैं। किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों का निबंध आपको लिखना होता है। अब ये 7 मार्क्स का प्रश्न है और 7 मार्क्स के प्रश्न में से 7 मिलना तो कठिन है, लेकिन 6 मार्क्स तक बहुत इजीली मिलता है। अगर आपने जस्टिफाई किया है, कोई कविता की लाइन प्रयोग की है, कोई कोटेशन प्रयोग किया है, कोई कहावत प्रयोग की है, कोई मुहावरे का प्रयोग करते हुए सही तथ्यों के साथ आपने निबंध लिखा है, तो निश्चित रूप से
आपको 7 में से 6 मार्क्स आसानी से मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 पैराग्राफ कम से कम बना दी, छोटे छोटे 3 पैराग्राफों में। पहले पैराग्राफ में कोशिश कीजिए उस विषय को इंट्रोड्यूस करने की, डायरेक्ट निबंध पर नहीं आना चाहिए। हर जगह प्रस्तावना होती है चीजों, उस विषय को इंट्रोड्यूस कीजिए 3-4 लाइन में। अगला पैराग्राफ उसे आप विस्तार दीजिए, 2 पैराग्राफ में अपनी बात कहिए, और चौथा पैराग्राफ जो हो वो कंक्लूड कर दीजिए। 100 शब्द हैं, यानी 10-12 लाइन के अंदर में आपको निबंध अपनी बात कह लेनी चाहिए। और इस तरह से आपका यह 80 अंकों का प्रश्न पत्र समाप्त होता है। मुझे आशा है कि मैंने काफी अच्छी तरीके से पेपर आप कैसे लिखें, कहाँ आपके मार्क्स जाते हैं, कहाँ आपको सुधार की जरूरत है, ये समझाने की कोशिश की है। फिर भी इसमें अगर किसी भी तरह की आपका कोई संदेह मन में खड़ा हो रहा हो, कोई आशंका हो, किसी भी तरह का, तो निसंकोच होकर के चैट बॉक्स में उसे लिखिए और हम आप तक वापस पहुंचने का प्रयास करेंगे। आपकी शंकाएं निर्मूल की जाएं, इस चीज का हमारा प्रयास अवश्य होगा। अब इसके बाद मैं कंपोजिट हिंदी पर बात करूंगा, जो बच्चे संयुक्त हिंदी लिए हुए हैं, हिंदी तमिल, हिंदी संस्कृत, हिंदी मलयालम, उन बच्चों के लिए जो चीजें मैंने पहले हिस्से में बताई हैं संयुक्त संपूर्ण हिंदी के लिए, लगभग वो सारी चीजें आप पर लागू होती हैं। पेपर लिखने का पैटर्न, तरीका, भाषा की शुद्धि, प्रस्तुतिकरण आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका 40 मार्क्स का प्रश्न है, प्रश्न पत्र होगा। 10 अंक आपको मौखिकी के रूप में विद्यालय की तरफ से इंटरनल के रूप में मिलते हैं। 40 अंकों में ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक आपको 20 मार्क्स देती है। देख लेना कि आपके भी चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं। पहली इकाई में 2 पाठ निकाले गए हैं, 2 लघु कथाएं और कर्मवीर। दूसरी इकाई में 2 गजलें और प्रकृति संवाद। ये 4 पाठ इस वर्ष यानी 2021 की परीक्षाओं के लिए नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन इन पाठों के साथ जो व्याकरण है वो ग्रामर पूछा जा सकता है, इसलिए ग्रामर को इग्नोर मत कीजिएगा, उसको जरूर तैयार कीजिए। अब आपके पाठों में पहला सेक्शन होगा जो प्रोज का, ये 2 पैसे जाएंगे, 6 मार्क्स के 2 पैसे। इन 6 अंकों में 2 अंक आकृति पूर्ण करिए, संजाल पूर्ण कीजिए या उत्तर दीजिए, बहुविकल्पीय होंगे ये। और दूसरा जो 2 होगा वो शब्द संपदा पर है, जिसके अंतर्गत आपने अब तक जो 5वीं से लेकर 10वीं तक जो व्याकरण सीखा है, जो मैंने अभी फुल हिंदी के लिए बताया कि पर्यायवाची, समानार्थी, विरोधी, लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग, कृदंत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये कोई भी चीज वहां पर पूछी जा सकती है। शब्द संपदा में शब्द युग्म, तो इन्हें, लेकिन जो आपको पढ़ाया गया है डेफिनेटली उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने खूब पुनरावर्तन करके चैप्टर के साथ में, चैप्टर पढ़ाते समय, उसके बाद में आपको इनके नोट्स जो भेजे गए, वहां पर अगर आप 1-2 रीडिंग भी कर लेंगे तो आपको 100% सारी चीजें मिल जाएंगी, ये मेरा दावा है। तीसरा जो अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है 2 मार्क्स का, स्व अभिव्यक्ति। इस स्व अभिव्यक्ति में आपको पाठ के आधार पर होगा, कोई जीवन मूल्य पर होगा, कोई सामाजिक समस्या पर होगा, जो आपकी अपनी सोच कहती है, उस विषय को लेकर आपका क्या मत है, वही पूछा जा रहा है। 6-7 लाइन में 25 से 30 शब्दों में आपको अपना विचार अभिव्यक्त करना चाहिए।
दूसरा, कविताओं के ऊपर 2 पैसेज हैं, 4-4 मार्क्स के होते हैं। ये 2 मार्क्स तो उसमें सीधे विकल्प के रूप में और 2 उसके अर्थ के रूप में पूछा जाता है। कविता को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। जो भी कविताएं हैं आपको दी गई, खास तौर से जो मेडिवल पोएट्रीज हैं, मध्यकालीन कविताएं, यानी जो अवधि में हैं, ब्रज भाषा में हैं, उनमें से कोई एक कविता जरूर आएगी। एक खड़ी हिंदी पर आएगी, शुद्ध हिंदी पर, और दूसरी मध्यकालीन कविता पर होती है। ये ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए उनमें से एक कविता को जरूर तैयार कीजिए। स्वमत छोड़ने की आदत होती है बच्चों। स्वमत छोड़ेंगे 2 मार्क्स का तो कैसे पूरे अंक होंगे? स्वमत में ऐसी कोई चीज पूछी नहीं जाती। और दूसरा, वहीं से पैसेज में से उतारिए मत स्वमत। बहुत सारे देखा गया है कि गद्य के पैसेज में प्रोज का, प्रोज में गद्य का पैसेज उतार करके उसको लाइन में जोड़ करके उनको लगता है कि एग्जामिनर ब्लाइंडली मार्क्स देगा। आप समय वेस्ट करते हो अननेसेसरी लिखकर, उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं मिलता है, 0 मार्क्स दिया जाता है। वहां आपकी बात पूछी गई तो आप अपने हिसाब से अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न यहां पर आपका होगा, 20 मार्क का टेक्स्ट बुक हो गई। आगे के 20 मार्क्स व्याकरण पर हैं, जिसमें 8 मार्क्स जो होगा व्याकरण का, वो आपका रचना विभाग है, और लेखन विभाग, उपयोजित लेखन जो है वो 12 मार्क्स का होता है। तो इस पहले वाले ग्रामर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? है बहुत सारी चीजें। ये ग्रामर में वैसे तो आपको काफी भाषा अध्ययन की दृष्टि से बहुत सारी चीजें सिखाई गई, लेकिन सब कुछ तो लिया नहीं जा सकता है। तो 8 मार्क्स में पहला प्रश्न होता है मानक वर्तनी का, यानी सही स्पेलिंग का चुनना। अब वहां किसी शब्द की 3 गलत स्पेलिंग, 2 गलत 1 सही दी होती है। अगर आपका ज्ञान सही है, आपने उन शब्दों का अभ्यास किया हुआ है, और टेक्स्ट बुक में से ही लगभग दी जाती है। चैप्टर के पीछे अभ्यास के लिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि उसमें से सही स्पेलिंग क्या है, क्योंकि यहां आप खाली पढ़ते जाते हैं, लिख के प्रैक्टिस करते नहीं। बाद में वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये वाला सही है, वो वाला सही है, और गलत को मार्क करके चले आते हैं। तो मानक वर्तनी है, केवल वही सही शब्द लिख देना है, प्रश्न कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा प्रश्न अव्यय पर होगा। अव्यय से वाक्य बनाइए। ये जो चारों अव्यय हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध सूचक, इनमें से जो भी अव्यय हैं, वहां पे पहले देखिए कि जो अव्यय का आप प्रयोग कर रहे हो उसी अव्यय के अनुसार वाक्य बनना चाहिए। अगर विस्मयादि बोधक दिया हुआ है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आना जरूरी है। अगर समुच्चय बोधक है तो वह 2 वाक्यों को जोड़ने वाला होना चाहिए। ये मैंने पहले पार्ट में भी ये बातें की। कई बार बच्चे अव्यय कुछ और है, वाक्य कुछ और बनाते हैं। संधि विच्छेद करना, या संधि पहचानना, या संधि करना, सही संधि जो इस तरीके का कॉलम बना हुआ है, एक चीज ध्यान रखिए कि जो आकृति बनी है, उत्तर आपको आकृतियों में लिखना है जहां तक हो सके, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे ग्रामर हो। लेकिन आकृति बनाने के लिए आपको कोई पेंसिल, कोई स्टेंसिल, कोई और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी पेन से आकृति आपको बना देती है। उत्तर लिख दीजिए, फिर उसके ऊपर उस आकृति को बना दीजिए। जितना उत्तर ने जगह लिया है उसके ऊपर आकृति खींचते चले जाइए। मुहावरे में 2 तरीके के होंगे। एक तो वाक्यांश की जगह पर मुहावरा प्रयोग कीजिए, वो ब्रैकेट में दिया होगा। दूसरा, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। चॉइस इज योर। दोनों तैयार रखिए। वहां पर जो बेहतर लगे, मैं कहूंगा कि आप दोनों लिख दीजिए। जो सही होगा एग्जामिनर उसको ले लेगा। 8 मार्क्स ही हैं, कोई बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। कोई भी चॉइस मत छोड़िए। ग्रामर पूरा का पूरा अटेम्प्ट कीजिए। काल परिवर्तन
इसमें 1 मार्क्स आपको काल पहचानने के लिए दिया जाएगा और 1 काल परिवर्तन करने। पहचानना है तो कौन सा है, केवल भूत भविष्य वर्तमान नहीं पहचानना है, उसमें उसके भेद पहचानिए, पूर्ण है अपूर्ण है कि वो सामान्य है, वो पहचानना है। तो अगर काल परिवर्तन के नियम आपको पता होंगे तो उसमें आप बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। काल 2 मार्क्स का है और वाक्य भेद 2 मार्क्स का है। तो वाक्य भेद में एक रचना के आधार पर सरल संयुक्त तो मिश्र है। अगर साधारण वाक्य है, एक उद्देश्य एक विधेय के साथ सरल वाक्य है। 2 पूर्ण वाक्य हैं, उनको कंजंक्शन से जोड़ा गया है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है तो वो संयुक्त वाक्य है। और जहां पर एक पूर्ण वाक्य है और एक उस पर उपवाक्य है जिसे निर्भर वाक्य कहते हैं, उस पर डिपेंड होता है। खास तौर से मिश्र वाक्य में की, छोटी की, क्योंकि, जब तब, जैसा वैसा, यदि तो, इस तरह के समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, उस प्रश्न का सही नंबर डाल करके केवल और केवल वाक्य का भेद वहां लिख देना है। वाक्य परिवर्तन जिसमें अर्थ के आधार पर है, 6-7 तरीके के जो वाक्य हैं, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक, विस्मयार्थक, उनमें आपको बदलना होगा और बदलते समय वाक्य परिवर्तन के नियमों का ध्यान रखिए। जैसे प्रश्नार्थक कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर वाक्य पूरा लिखा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है, आधा मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली विस्मयार्थक कर रहे हैं तो विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करिए और विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करने के बाद वहां पर विस्मयार्थक चिन्ह लगाना भी बहुत आवश्यक है। निषेधार्थक वाक्य बनाते समय ना नहीं का प्रयोग जब आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वाक्य का अर्थ ना बदलने पाए। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अब इसमें नकारात्मक बनाइए। तो इस वाक्य में अगर आपने लिख दिया हमें बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए, तब तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, आदर का अपोजिट आ जाएगा, हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। ये नकारात्मक हुआ, सही तरीके से नकारात्मक वाक्य निषेधार्थक वाक्य। तो इस तरीके से आप वाक्य परिवर्तन कीजिएगा और 8 मार्क्स पूरे के पूरे आपको इस पर मिलने चाहिए। अगला प्रश्न जो है वो है आपका उपयोजित लेखन का, जिसमें 4 मार्क्स में पत्र लेखन है, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर का जो प्रारूप है पूर्ण हिंदी के वीडियो में मैंने बताया हुआ है पीछे, अभी आप पीछे जाकर के उसको एक बार रेफर कीजिए कि किस तरह से औपचारिक पत्रों में भी या अनौपचारिक पत्रों में, दोनों में ही सेम स्टेप्स होंगे। ऊपर डेट, 2 जगह ईमेल का प्रयोग, और खास तौर से ध्यान रखिएगा कि पत्र में दिया हुआ नाम और एड्रेस ही उपयोग करना है। कई बार आप जल्दबाजी में अपना एड्रेस लिख डालते हो, अपना नाम लिख देते हो और फिर वहां पर कट करके 0 हो जाता है। सिमिलरली कहानी लेखन पर भी मैंने चर्चा की है पीछे पूर्ण हिंदी में, कहानी लेखन भी वैसे ही है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कहानी लेखन अटेम्प्ट मत कीजिए, उसकी जगह पर आप गद्यांश लिखिए। गद्यांश ये 4 प्रश्न बनाने वाला जो है यह बेहतर होगा। जो 4 की जगह 5-6 बना दीजिए, इसकी वजह से आपके पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्नवाचक
सर्वनामों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य के लक्ष्य भेदी जो प्रश्न होते हैं उस तरीके के प्रश्न बनाइए। ध्यान रखिए, सर्वनामों से प्रश्न मत बनाइएगा, केवल सर्वनाम जो होते हैं। कई पैराग्राफ में नाम दिया होता है, जैसे स्वामी कृष्णदत्त राय वहां गए, उन्होंने ऐसा किया। अब बच्चे जो है दूसरी लाइन से लेकर प्रश्न बनाते हैं और शुरू करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन, ये प्रश्न ही गलत है। तो आप ऊपर से लेना चाहिए, स्वामी कृष्णदत्त राय ने क्या किया, जंगल में पहुंचकर क्या किया, तब उत्तर सही माना जाएगा। इस तरह से गद्यांश कंप्लीट करने के बाद आपके पास निबंध होगा, जिसमें 3 विषय होंगे, ठीक पूर्ण हिंदी की तरह। और इसमें 80 से 100 शब्दों का जो निबंध लिखना होता है। निबंध गद्य की कसौटी कहा जाता है। निबंध लेखन जो है आसान नहीं होता है। निबंध भाषा की पहचान होता है। निबंध भाषा पर आपकी पकड़ बताता है, और निबंध लेखन ही ये बताता है कि आपने भाषा को किस स्तर पर सीखा है, कितना समझा है उसको। इसलिए निबंध लेखन करते समय कुछ कहावतें, कुछ मुहावरे, कुछ काव्य पंक्तियां, आप आखिर 1.5-2 महीने पूरे साल भर से तैयारी कर रहे हो डेफिनेटली, लेकिन आपकी किताब में जो काव्य पंक्तियां हैं उनका प्रयोग करोगे तो कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि सब एग्जामिनर को पता है कि एक कविता की लाइनें किताब की है, वो तो आपने पढ़ाई ही है। आप कहीं दूसरी जगहों से लाइन का प्रयोग कीजिए जो वहां ना हो, इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है और आपका पेपर बेहतर तरीके से बनता है। तो इसके साथ मुझे लगता है कि मैंने आपके संयुक्त हिंदी के पेपर लिखने के जो चरण हैं उनको काफी स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर किसी तरीके का कोई संदेह होगा, प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स के द्वारा हम तक पहुंचेगा और हम सभी शिक्षक मिलकर आपकी शंकाओं का निराकरण करेंगे, उनको दूर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बढ़िया पेपर लिखिए, अच्छे अंक लाइए। देखिए, किसी कवि ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अपना हौसला बुलंद रखिए और पढ़ते रहिए। परीक्षा के दिन जब जाइए तो आपका आत्मबल ऐसा होना चाहिए कि पूछो, क्या पूछोगे, मुझे सब कुछ तैयार है। हम आपके साथ खड़े हैं। जहां पर भी जरूरत हो, कभी भी निसंकोच होकर के आप अपनी शंकाओं का निराकरण करने के लिए हमारे पास आएंगे। सामने नहीं मिल सकते हैं, लेकिन फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा आप करेंगे तो हम निश्चित रूप से आपका निराकरण करेंगे। इस लेक्चर के बाबत जो भी आपका शंका समाधान होगा, डाउट होगा, वो आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो आपका शंका का समाधान कर दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।